नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। मैं हूं आपके साथ श्रुति जोशी। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चिराग पासवान का महागठबंधन पर वार, का सत्ता में आने की उम्मीद नहीं, इसलिए कर रहे हैं झूठे वादे। चंदौली में छठ पूजा के लिए जा रहे 3 श्रद्धालुओं की मौत, दर्दनाक हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख। जयपुर के टोरी गांव में मजदूरों से भरी बस में दौड़ा 11,000 वोल्ट का करंट, आग लगने से 2 की मौत, कई लोग झुलसे। आतंकवाद से जुड़े मामले में पुणे से गिरफ्तार हुआ युवक, अल-कायदा से जुड़े होने की आशंका। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने महागठबंधन और राजद पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जानता है कि वह सत्ता में नहीं आने वाला, इसलिए झूठे वादे कर रहा है और जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार में जीविका दीदी जैसी योजनाएं शुरू की थी, जो आज महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि महागठबंधन की पार्टियां उन योजनाओं की नकल कर रही हैं जिनकी शुरुआत एनडीए ने की थी। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए सत्ता में आएगा तो हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार जगह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हम योग्यता और मेहनत के आधार पर अवसर देंगे, न कि परिवारवाद के आधार पर। चिराग पासवान ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को खुद पता है कि सत्ता में आना नहीं है, इसलिए बिना सोचे समझे बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। सवाल यह है कि इन घोषणाओं के लिए पैसा कहां से आएगा। उन्होंने राजद के घोषणा पत्र पर तंज कसते हुए कहा कि हर परिवार को सरकारी नौकरी देने वादा करना अव्यावहारिक है। उन्होंने कहा कि बिहार का बजट 3 लाख करोड़ है। अगर 2-2.5 करोड़ परिवारों को न्यूनतम वेतन पर नौकरी देनी हो तो 7 से 9 लाख करोड़ की जरूरत पड़ेगी। सवाल यह है कि यह पैसा कहां से आएगा। उत्तर प्रदेश के चंदौली में छठ पूजा में शामिल होने जा रहे 3 लोगों को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे 2 महिलाओं और 1 बच्चों की मौत हो गई। इस घटना से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताते हुए सीएम ने पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और अधिकारियों को तत्काल मदद के निर्देश दिए हैं। यह दर्दनाक हादसा आज मंगलवार सुबह करीब 5:30 बजे हुआ, जब अलीगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत पंचफेफड़ा गांव के पास नेशनल हाईवे 19 पर छठ पर्व के लिए 3 श्रद्धालु घाट की ओर जा रहे थे। ये तीनों हाईवे किनारे से होकर जा रहे थे, तभी पीछे की ओर से एक अनियंत्रित ट्रक ने तीनों को जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गए। मृतकों में 2 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। उनकी पहचान चांदनी देवी और कुमारी देवी के रूप में हुई है, जबकि एक 7 साल की बच्चे सौरभ की भी मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी चंदौली में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया और इस घटने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना जताई और पीड़ित परिवार की तत्काल मदद के निर्देश दिए हैं और दुर्घटना में घायल हुए सभी लोगों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। मनोहरपुर थाना इलाके के टोड़ी गांव में मजदूरों से भरी एक बस हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से करंट की चपेट में आ गई। हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 1 दर्जन मजदूर झुलस गए। जानकारी के मुताबिक मजदूरों से भारी बस यूपी से मनोहर के टोड़ी स्थित ईंट भट्टे पर आई थी। रास्ते में बस ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की लाइन के संपर्क में आ गई, जिससे बस में करंट फैल गया और स्पार्किंग से आग लग गई। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना पर मनोहरपुर थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को शाहपुर उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर रूप से झुलसे 5 मजदूरों को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया है। सूचना पर पहुंची दमकल की सहायता से आग पर काबू पा गया है। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है और घटना की जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र एटीएस ने पुणे से एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम जुबेर हंगकर बताया जा रहा है। यह गिरफ्तारी यूपीएस एक्ट के तहत की गई है। कुछ दिन पहले एटीएस ने महाराष्ट्र के कोंडवा इलाके में छापेमारी की थी और उसी समय मिले सबूतों के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए संदिग्ध के अल-कायदा से जुड़े होने की आशंका है। संदिग्ध की गिरफ्तारी के बाद एटीएस पुणे की तरफ से कहा गया आतंकवाद से जुड़े एक मामले में महाराष्ट्र एटीएस ने 9 अक्टूबर 2025 को पुणे में कई जगहों पर तलाशी ली। ऑपरेशन के दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक सामान, दस्तावेज और सामग्री जब्त की गई है।
जांच के दौरान सामने आए सबूतों के आधार पर गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 2000 में संशोधित के तहत अपराध दर्ज किया गया है। मामला दर्ज होने के बाद 27 अक्टूबर को एटीएस ने पुणे में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। मामले में आगे की जांच जारी है। महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते ने 9 अक्टूबर को पुणे में आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े मामले में कुछ लोगों को कट्टरपंथी बनाए जाने के संदेह में शहर में कई स्थानों पर छापेमारी की थी। साल 2023 में एटीएस ने आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़ा मामला दर्ज किया था। सूरत से एक बेहद अजीबोगरीब और हास्यास्पद मामला सामने आया है, जहां एक चोर खुद ही अपनी करतूत का शिकार बन गया। दिवाली के मौके पर बंद फ्लैट में चोरी करने घुसा चोर खुद उसी फ्लैट में फंस गया। हालात ऐसे बने कि उसे बाहर निकालने के लिए फायर ब्रिगेड और पुलिस की मदद लेनी पड़ी। अब इस चोर रेस्क्यू ऑपरेशन की चर्चा पूरे इलाके में जोरों पर है। हालांकि पुलिस जांच में यह सामने आया है कि वो युवक कोई पेशेवर चोर नहीं था, बल्कि मानसिक रूप से अस्थिर लग रहा था। बताया जा रहा है कि इलाके के कुछ लोगों ने उसे देखकर शोर मचाया, जिसके बाद वह डर कर एक खाली फ्लैट में जा छिपा और फिर वहीं फंसा गया। पुलिस ने फिलहाल उसे हिरासत में लेकर मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है। अश्विनी कुमार पुलिस स्टेशन वराछा पुलिस स्टेशन के अश्विनी कुमार हद में एक ऐसा मामला सामने आया है कि एक आदमी जो है वो चोरी करने गया और वो बालकनी में फंस गया। तो घटना की पूरी विगत ऐसी है कि वो एक मेंटली चैलेंज्ड एक आदमी है जो कि इधर उधर रखड़ रहा था और वो लोग उस पर हल्ला करने लगे तो वो डर के मारे वहां पे जाके छुप गया। ये घटना की पूरी वारदात है और जो भी फरियादी है उनको हमने पुलिस स्टेशन बुलाया, उस बंदे को भी पुलिस स्टेशन हम लेके आए। जी कल सूरत से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ट्रैवल कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी ने अपनी ही मालकिन को ब्लैकमेल कर लाखों रुपए ऐंठ लिए। आरोपी का नाम राहुल जगदीश भाई रगड़े बताया जा रहा है। राहुल ने महिला कर्मचारी का कपड़े बदलते वक्त वीडियो बनाया और उसी वीडियो को जरिए कंपनी की मालकिन को धमकाने लगा। जानकारी के मुताबिक सूरत स्थित एक टूर्स एंड ट्रेवल्स कंपनी में पिछले 2.5 साल से काम कर रहा राहुल रगड़े शुरुआत में बेहद ईमानदारी और निष्ठा से काम करता था। धीरे धीरे उसने कंपनी के मालिकों का पूरा भरोसा जीता, लेकिन बाद में उसी भरोसे का उसने शर्मनाक तरीके से दुरुपयोग किया। राहुल ने कंपनी की जानकारी और ग्राहकों के डेटा तक पहुंच बनाई और फिर चुपके से कंपनी में काम करने वाली महिला कर्मचारी डिंपल का कपड़े बदलते वक्त वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद उसने कंपनी की मालकिन को धमकी दी कि अगर उसे पैसे नहीं दिए गए तो वह ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा और कंपनी के ग्राहकों का डेटा बाहर भेज देगा। पीड़िता को डराकर राहुल ने टुकड़ों में करीब 60 लाख रुपए का वसूल किया, लेकिन पैसे लेने के बाद भी उसने न तो वीडियो डिलीट किया और न ही डेटा लौटाया। इतने ही नहीं, आरोपी राहुल रगड़े ने महिला कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया, सोशल मीडिया पर अश्लील रील भेजी। जब पीड़िता ने इनकार किया तो राहुल ने उसे धमकी दी कि वह उसके पति का धंधा बर्बाद कर देगा और जान से मार देगा। राहुल यही नहीं रुका, बल्कि उसने वीडियो वायरल न करने और ग्राहक डेटा लीक न करने के बदले 1 करोड़ 20 लाख रुपए की और मांग की। गुजरात में बढ़ती मिलावटखोरी और नकली दवाओं के कारोबार को लेकर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कुमार कानाडी ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया को पत्र लिखकर मांग की है कि ऐसे माफियाओं के खिलाफ सख्त कानून बने और उसका सख्ती से अमल भी किया जाए। गुजरात में नकली दवाओं और मिलावटी खाद्य पदार्थों का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी चिंता को लेकर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कुमार कानानी ने स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया को पत्र लिखा है। कानानी ने अपने पत्र में लिखा, राज्य में मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाला सबसे गंभीर मुद्दा यही है। नकली दवाएं बनाने वाले, मिलावट करने वाले किसी भी तरह के डर या भय के बिना खुलेआम कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि इनके खिलाफ कोई सख्त कानून नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को जापान की नई प्रधानमंत्री साने ताकाइची से टोक्यो के अकासाका पैलेस मुलाकात की। इस दौरान ट्रंप ने जापान को अमेरिका का सबसे मजबूत सहयोगी बताया, साथ ही जापान की हर संभव मदद का ऐलान किया। ताकाइची हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। दोनों के बीच बैठक में ट्रेड और सिक्योरिटी के मुद्दे पर बात हुई। ताकाइची ने घोषणा की कि जापान अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के मौके पर अगले साल 250 चेरी के पेड़ भेंट करेगा। साथ ही ट्रंप को अगले साल नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट भी करेगा। ट्रंप सोमवार को जापान पहुंचे थे, जहां उन्होंने सम्राट नारुहितो से मुलाकात की। ट्रंप आज दोपहर ताकाइची के साथ योकोसुका नौसैनिक अड्डे का दौरा करेंगे। यहां अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन तैनात है। पश्चिम बंगाल में विशेष गहन संशोधन की घोषणा के ठीक पहले ममता बनर्जी सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा खेल खेला है। राज्य सरकार ने 2527 अधिकारियों का एक साथ स्थानांतरण कर दिया, जिसमें
67 आईएएस और 460 राज्य सिविल सेवा अधिकारी शामिल है। यह कदम चुनाव आयोग के एसआईआर अभियान से ठीक पहले उठाया गया, जिसे विपक्ष ने चुनावी हेरफेर का प्रयास करार दिया। अब आयोग ने तुरंत एक्शन लेते हुए सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है, जबकि सभी राजनीतिक दलों के साथ भी चर्चा मंगलवार से होनी है। देश भर के अलग अलग हिस्सों में महापर्व छठ पूजा के दौरान आज उगते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। 4 दिवसीय छठ पर्व के समापन पर पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 4 दिवसीय छठ पूजा के शुभ समापन पर देश भर के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही पीएम मोदी ने सभी श्रद्धालुओं की भलाई और समृद्धि की प्रार्थना की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने सूर्य देव और छठी मैया की पूजा के लिए समर्पित त्योहार के सफल समापन पर अपनी खुशी व्यक्त की। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, आज भगवान सूर्य देव को प्रातःकालीन अर्घ्य समर्पित करने के साथ ही छठ के महापर्व का पावन समापन हो गया। इस 4 दिवसीय अनुष्ठान के दौरान हमने छठ पूजा की अपनी भव्य परंपरा की दिव्य झलक देखी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने घोषणा पत्र तैयार कर लिया है। आरजेडी से मिली जानकारी के अनुसार महागठबंधन के सभी घटक दलों के बीच घोषणा पत्र को लेकर सहमति बन चुकी है। पटना में तेजस्वी यादव आज शाम 4 बजे महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं। इस मौके पर राहुल गांधी मौजूद नहीं रहेंगे। घोषणा पत्र को लेकर पहले ही तेजस्वी यादव ने सरकारी नौकरी वादा किया है, जिसके तहत सरकार बनने पर पहले ही कैबिनेट बैठक में 10 लाख स्थायी सरकारी नौकरियां देने का संकल्प लिया गया है। पहले चरण के मतदान से पहले राजद ने 18 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इस लिस्ट में ऋतु जायसवाल समेत 4 पूर्व विधायक के नाम भी शामिल हैं। इन नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। इन सभी नेताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया गया है। टिकट नहीं मिलने से नाराज ऋतु जायसवाल ने खुलेआम आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने सीतामढ़ी की परिहार सीट से निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में अपना नामांकन कराया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण के तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अगले 3 दिन बाद यानी 1 नवंबर 2025 से दिल्ली के बॉर्डर से केवल BS6 कमर्शियल गाड़ियों से ही एंट्री दी जाएगी। BS4 और BS5 समेत बाकी सभी वाणिज्यिक वाहनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। सूत्रों की माने तो दिल्ली सरकार ने ऐलान कर दिया है कि यह नियम 1 नवंबर से पूरी तरह और सख्ती से लागू किया जाएगा। नियम का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी होगी। रेखा गुप्ता सरकार ने फैसला लिया है कि दिल्ली से बाहर रजिस्टर हुई सभी मालवाहक वाहन जो BS4 उत्सर्जन मानक पर खरे नहीं उतरते, उन्हें 1 नवंबर से दिल्ली में आने की परमिशन नहीं मिलेगी। यह आदेश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के बाद जारी किया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे मैच के दौरान बाई पसली में गंभीर चोट लगने के बाद सिडनी के एक अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया था। कई घंटों तक निगरानी में रहने के बाद अब उन्हें आईसीयू से बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि वह अभी भी डॉक्टरों की देखरेख में रहेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार श्रेयस को आंतरिक रक्तस्राव हुआ है। यह चोट एलेक्स केरी का कैच लेने के प्रयास में गेंद को जमीन और उसकी पसलियों के बीच फंस जाने के कारण लगी थी। पाकिस्तान और उसके पड़ोसी अफगानिस्तान के बीच इस्तांबुल में घंटों चली शांति वार्ता सोमवार को तीसरे दिन भी जारी रही, लेकिन वे अभी तक किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके हैं। दोनों देशों के बीच यह वार्ता ऐसे समय में हुई है जब एक दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पड़ोसी देशों के बीच संकट को बहुत शीघ्रता से सुलझाने का वादा किया था। हाल में हुई गोलीबारी के दौरान दोनों देशों की सीमा पर तनाव काफी अधिक है। इस हिंसा में दोनों ओर के कई सैनिक और नागरिक मारे गए हैं। इन झड़पों के बाद कतर ने पहले दौर की वार्ता की मेजबानी की, जिसके परिणाम स्वरूप 19 अक्टूबर को इस्लामाबाद और काबुल के बीच संघर्ष विराम समझौता हुआ। अफगान मीडिया ने सोमवार को अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के मुख्य प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद के हवाले से बताया कि इस्तांबुल में बातचीत अब भी जारी है, अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। बिहार विधानसभा चुनाव के माहौल में भागलपुर की बिहपुर असेंबली सीट केंद्र में है। बिहपुर की राजनीतिक मिट्टी पर किसी भी पार्टी की जड़ें गहरी नहीं जम पाई है। 1952 से अब तक यहां सत्ता परिवर्तन का एक लंबा इतिहास रहा है। पिछले एक दशक में बीजेपी और आरजेडी के बीच हर बार कांटे की टक्कर रही है, जहां जीत का अंतर अक्सर बेहद मामूली रहा है। 2025 में जब एनडीए अपनी पिछली जीत बचाने की जद्दोजहद में है और महागठबंधन विकास को हथियार बना रहा है,
तब यह देखना दिलचस्प होगा कि बिहपुर का सजग मतदाता इस बार अनुभव को चुनता है या परिवर्तन की ओर झुकता है। भागलपुर जिला मुख्यालय से करीब 19 किलोमीटर दूर बसे बिहपुर, नवगछिया और सुल्तानगंज के आसपास यह विधानसभा क्षेत्र आता है। इसके 1951 में बनाया गया था और इसमें नारायणपुर, बिहपुर और खरीक प्रखंड शामिल हैं। यहाँ की राजनीति हमेशा उतार चढ़ाव बढ़ी रही है। भागलपुर जिले की बिहपुर सीट एक बार फिर सुर्खियों में है। सबसे खास बात यह है कि इस सीट से लगातार तीसरी बार किसी पार्टी ने जीत हासिल नहीं की है। गंगा, कोसी और बूढ़ी गंडक जैसी जीवनदायिनी नदियों से घिरा यह क्षेत्र अपनी उपजाऊ मिट्टी के लिए जाना जाता है, लेकिन हर साल आने वाली बाढ़ की विभीषिका और रोजगार के लिए युवाओं का पलायन यहाँ के मतदाताओं की सबसे बड़ी पीड़ा है। केंद्रीय कृषि मंत्री एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार पूसा परिसर नई दिल्ली में राष्ट्रीय बीज निगम के नए अत्याधुनिक सब्जी एवं फूल बीज प्रोसेसिंग प्लांट और पैकिंग यूनिट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने बरेली, धारवाड़, हसन, सूरतगढ़ और रायचूर स्थित एनएससी के 5 बीज प्रोसेसिंग प्लांट्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। पूसा नई दिल्ली स्थित बीज भवन में स्थापित सब्जी बीज प्रोसेसिंग प्लांट की क्षमता 1 टन प्रति घंटा है, जबकि एनएससी के ये प्लांट अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित हैं, जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और बीज उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने किसानों के लिए बीज प्रबंधन 2.0 प्रणाली और ऑनलाइन बीज बुकिंग प्लेटफॉर्म का भी शुभारंभ किया। इस प्रणाली के माध्यम से किसान अब अपनी बीज आवश्यकताओं की बुकिंग ऑनलाइन कर सकेंगे, जिससे पारदर्शिता और उपलब्धता दोनों में सुधार होगा। छोटे किसानों तक अच्छी क्वालिटी के बीज पहुंचना जरूरी है। महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे दल के युवा नेता आदित्य ठाकरे पर सीधा निशाना साधा है। फडणवीस ने आदित्य ठाकरे के हालिया में मतदाता गड़बड़ी वाले बयान पर पलटवार करते हुए उन्हें राहुल गांधी जैसा पप्पू करार दिया है। दरअसल आदित्य ठाकरे ने अपनी पार्टी की सभा में दावा किया था कि मुंबई में वोटर लिस्ट में बड़ी धांधली हो रही है और इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने चुनाव आयोग से जांच की मांग भी की। लेकिन अब मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा है कि आदित्य ठाकरे की यह बयानबाजी सिर्फ कवरिंग फायरिंग है, ताकि चुनाव परिणाम उनके खिलाफ आने पर वह पहले से ही एक बहाना तैयार रख सकें। फडणवीस ने यहां तक कहा कि आदित्य ठाकरे भी राहुल गांधी की तरह पॉलिटिकल पप्पू बन गए हैं, जो बिना तथ्यों के सिर्फ ड्रामेबाजी और झूठे आरोपों के सहारे रणनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वाकई आदित्य ठाकरे के पास सबूत है तो वह सीधे चुनाव आयोग को न दे, न कि मंचों से बिना सिर पैर की बात करे। मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि उद्धव गुट को जनता का भरोसा नहीं मिल रहा, इसलिए अब वे प्रशासन, आयोग और सरकार पर सवाल उठाकर जनता की सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। अपेक्षा इतनी थी कि मैं आदित्य ठाकरे को थोड़ा बहुत जानता हूं, इसलिए मुझे अपेक्षा नहीं थी कि वो भी पप्पूगिरी करेंगे। उन्होंने भी राहुल गांधी जी की स्टाइल में बड़ी स्क्रीन लगाना और फिर हमने देखा राहुल गांधी जी इधर से उधर चल रहे, उधर से इधर चल रहे, और जो बोला उसमें खोदा पहाड़ और निकला चूहा भी नहीं, ऐसा जो राहुल गांधी का प्रदर्शन था बस उसी का रेप्लिका यहाँ पर आदित्य ठाकरे इन्होंने किया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि उनका कवर फायरिंग चल रहा है। उनको पता है जनता उनके साथ नहीं है, वो चुनाव में जीत नहीं सकते, इसलिए कवर फायरिंग कर रहे हैं कि हारने के बाद फिर यही वीडियो दिखाएंगे, देखिए हमने तो कहा था इसलिए हम हारे। ये एक प्रकार से लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। महाराष्ट्र में मानसून से किसानों को हुए भारी नुकसान के बाद सरकार ने अब राहत पहुंचाने की रफ्तार को और तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में किसानों की आर्थिक मदद को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। सरकार अब तक 8 करोड़ रुपए किसानों के खातों में भेज चुकी है, जिससे करीब 40 लाख रुपए किसानों को सीधा लाभ मिला है। वहीं अब सीएम फडणवीस ने घोषणा की है कि राज्य सरकार 11 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता देने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आने वाले 15 से 20 दिनों में 90% किसानों को खातों में यह राहत राशि पहुंच जाएगी। हालांकि 10% किसानों के खातों में बैंकिंग त्रुटियों के कारण रकम फिलहाल पेंडिंग है। तो ये थी अब तक की खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।